कुछ यहाँ ट्रेड्स बता रहा हूँ मैं। कुछ ट्रेड्स हम समझ सकते हैं। एक कह सकते हैं डंप वूमेन या एक पर्टिकुलर वूमेन किस तरीके की हो सकती है, उसके ट्रेड्स से हम कैसे पहचान सकते हैं। सपोज़ करो सबसे पहले हम जाते हैं ओवरऑल जो दिखता है, दिखने में हम क्या देख सकते हैं एक वूमेन पे। हम उसका मेकअप देख सकते हैं कि वो क्या मेकअप पोतती है नहीं पोतती। यदि हमें लगे कि हाँ वो मेकअप पोतती है, ठीक है, या वो थोड़ा सा ब्राइट लगती है, ब्यूटी लगती है, कि देखो एक होता है कि नेचुरली ग्लो मतलब कि आपकी स्किन टोन है, आप वाइट स्किन के हो, मतलब कि आप कलर में फेड हो, ठीक है, बट आप बन ठन के रहते हो, इसे कहते हैं मेकअप। और सेकेंडली आपका फेवर आ जाता है कि ये आप ऐसे ही चल दिए, ना तो मुँह कुछ वो करा, और आप बिल्कुल फ्री व्यक्ति की तरह चल दिए, जैसे हम क्या बोलते हैं लड़के होते हैं उनकी तरह। तो हमें यहीं से समझ में आ जाता है, अगर मेकअप पोतते हो, आप अपने आप को लुकिंग स्टाइलिश रखते हो, तो यहीं से हमें कुछ ट्रेड्स पता चल जाते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको अपने मेकअप पर, अपने रंग पर सुपीरियरनेस या घमंड होगा, ईगोइस्टिक होगा। बिकॉज जब वो मान के चलो बिल्कुल बन ठन के बिल्कुल एक्यूरेटली चल रही है, ठीक है, बिल्कुल मेकअप पोत के, तो यहाँ से हमें एक इंडिकेट आती है, बाल सवार रखे बिल्कुल इस कर रखा है, तो इसका मतलब ये है यदि कोई लड़का ऐसा जैसे हमारे जैसा आवारागर्दा या आवारागर्दा तो नहीं, मतलब हमारे जैसा नॉर्मल पर्सनैलिटी वाला जाएगा, तो वो उसको इग्नोर करेगी और उससे इरिटेट होएगी। उसके लिए उनको वैसा व्यक्ति चाहिए जो एक्सट्रोवर्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रोवर्ट मतलब खुले और से बात करने वाला या बदतमीजी की तरह। इनसे फ़ायदा क्या, ये फेवर क्या, इनसे फेवर ये है कि आप इनकी साइकोलॉजी समझो। ये जिस तरीके का लड़का चाहती है वो खचड़न कहलाते, खचड़े कहलाते। खचड़े का मतलब क्या हो गया, यहाँ हमारे आसपास कहते हैं खचड़े का मतलब ये हो गया जो आवारागर्दी करते हैं, चक्कू चलाना या इस तरीके की चीज़ें करना। अब इधर हम दो मेंटेलिटी निकालते हैं। फर्स्ट मेंटेलिटी ये जो इस चीज़ों को ट्रेड्स को देखकर आकर्षित होती है, विलन ट्रेड्स को देखकर या ऐसे घूमने फिरने की चीज़ ट्रेड्स को देखकर आकर्षित होती है। सेकंड वो जो घिनना करती है इन चीज़ों से, है ये कोई वो थोड़ी ना होता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें और पता चलती है, रूल्स कि घर की परिस्थिति कैसी है। देखो दो तीन ही चीज़ें ही आपको फ़र्क डालेगी आपके माइंडसेट पे। फर्स्ट आपका ब्रेन कैसा, आप ओवरऑल आपका कैरेक्टर कैसा, आपका व्यक्तित्व कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आपका इन्वायरमेंट कैसा है, और थर्ड आपका जेंडर क्या है। माइंड में ये तीन चीज़ें बहुत चीज़ें डालेगी प्रभाव। जेंडर क्या क्रिएट करेगा, देखो जेंडर्स बहुत वो रखता है। फीमेल्स की साइकोलॉजी ज़्यादातर रही है फाइनेंशियल रिलेटेड। यदि ये फाइनेंशियल वेल्थ है देन हम इसकी तरफ आकर्षित है। लड़के जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड से ज़्यादा खूबसूरती या रूप में देखते हैं कि ये सुंदर है या नहीं। तो हमारी जो हिस्टोरिकल साइकोलॉजी है वो इस तरीके से हमारी डेवलप हुई है कि लड़के और लड़की में इतना अंतर होता है समाज के बेसिस पर। दूसरा हो जाता है परिस्थितियाँ। आप अमीर ख़ानदान में पैदा हो रहे हो, रिच हो, आप क्या बोलते हैं एसी के कमरे में बैठते हो, तो आपको सूटेबिलिटी बहुत रहेगी। आप इतने उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाओगे कि मान लो अगर किसी व्यक्ति ने आपको 1 घंटा धूप में घुमाने को भी कहा ना, तो आप इतने इरिटेट हो जाओगे कि खुंदक खा जाओगे। यहाँ पे भी कई ट्रेड्स आ जाते हैं कि सिंपल सी ट्रेड्स, मतलब ये है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मान के चलो एसी वेसी में तो नहीं बैठे, बट आप इच्छा उसी चीज़ की करते हो बिकॉज वो आपके पास है नहीं। या आप मान के चलो इसी ट्रेड में मान लो आप एसी के कमरे में तो बैठ रहे हो, बट आपको जब कोई व्यक्ति स्ट्रगल करने को कह रहा है तो आप स्ट्रगल भी करना चाह रहे हो बिकॉज आपकी मेंटेलिटी ऐसी है, ठीक है, आपका कैरेक्टर ऐसा, आपका व्यक्तित्व ऐसा है। और तीसरी चीज़ क्या होते हैं, फर्स्ट एनवायरनमेंट हो गया, फर्स्ट क्या बोलते हैं, सेकंड ये हो गया आपका कि जेंडर क्या है, और थर्ड आपका हो गया पूरा व्यक्तित्व, कैरेक्टर या माइंडसेट। जिस तरीके की आप थिंकिंग करते हो, जिस तरीके के वे, मान के चलो एक लड़की है जो इंस्टाग्राम चलाती है, ठीक है, एक लड़की है जो इंस्टाग्राम नहीं चलाती है, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, जो इंस्टाग्राम चलाती है वो सोशली खुली फुली है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और कनेक्ट करेंगे। मान के चलो दोनों ही लड़कियाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। अब गवर्नमेंट स्कूल में हम जानते हैं कि लड़कियाँ अधिकतर जब बाहर निकलती है तो कई सारी इन्फ्लुएंस उन पर होता है। अब जो इंस्टाग्राम नहीं चलाती डेट मीन उसके मईसा में ट्रेड समझ में आने लग जाते धीरे धीरे कि ये एक साइंस कहलाती है एक तरीके की, जो मैं कर रहा हूँ अभी। क्या हमें ट्रेड पता चल जाती है कि ये जो है लड़की इतनी निकली नहीं है, फिर ये ज़्यादा चीज़ों का मतलब नहीं रखती, ये अपने सेम मैनर और रूटीन पे चलती है। सेम मैनर रूटीन मतलब कि हमें यही समझ में आया, स्कूल से घर आई ना, ये कोई टॉप ब्रिलियंट है, ये नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है, इसका आईक्यू भी इतना हाई नहीं है, नॉर्मल आईक्यू है, बिल्कुल डम्ब लड़की, ठीक है, जैसे कह गया।
ये घर आएगी, सबसे पहले तो क्या करेगी, कुछ नहीं, इधर उधर मुंह मारेगी। इधर उधर मुंह मतलब कि कभी तो मम्मी के पास जाएगी अपने, कभी अपने पापा के पास जाएगी, तो ऐसी चीज़ें पहले करेगी। फिर अपना खाना पीना खा के फ़ोन उठाएगी, फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाएगी, धीरे 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 शॉर्ट्स। आज के टाइम पे ही चलती चीज़ें। फिर जब लगेगा फ़ोन थोड़ा हो गया तो ये अपने आप से फ़ोन रख देगी। फिर ये सो जाएगी। फिर ये उठेगी शाम को, फिर ट्यूशन के लिए भागेगी। ट्यूशन से भागेगी, फिर ट्यूशन में यूँ बोरियत की तरह देखेगी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कर रहा है। तो हमें समझ आता है इसकी लाइफ बहुत बोरिंग है ना। पर नहीं, इसको चाहिए क्यूरियोसिटी, इसको चाहिए वो चीज़ें जो इसको नहीं मिल पाई, इसको चाहिए फ्रीडम। तो यहाँ हमें साइकोलॉजी समझ में आने लग जाती है। सिड्यूशंस में हम, मैनिपुलेशंस में हम इन चीज़ों को भी जानते हैं कि व्यक्ति की चाहत क्या है। तो वो चाहते ऐसे जानते हैं, हम कनेक्टिविटी करते हैं। दैट इज़ अ पॉइंट। मैंने देखा एक लड़की जी, क्योंकि मैं लड़के की बात क्यों नहीं कर रहा, लड़का तो मैं खुद ही हूँ, मुझे पता है भाई क्या क्या करता होगा, क्या क्या नहीं करता होगा। ठीक है, मैं कुछ अलग हूँ, पर बाकी सब तो मुझे कैरेक्टर पता है थोड़ा मोटा। मैं बात कर रहा हूँ लड़की की, क्योंकि लड़की में क्या है, मान के चलो इंस्टाग्राम चलाती है। अब उसका यही चीज़ होगी, इंस्टाग्राम में वो अपने बंदे फंसा के बैठी पड़ी होगी। जब वो बात कर रही है, अब देखो यहीं से मॉड्यूल चेंज हो जाएगा। स्कूल से आई और देखो यहाँ पे भी थोड़ा करेक्टर देखो, यहाँ पे इसके टाइम पीरियड बीच में भी देखना। जब एक लड़की जो इंस्टाग्राम नहीं चलाती, जो बिल्कुल एक रूल्स रेगुलेशंस पे चल रही है, ठीक है, जो अभी फ्रीडम चाहती है पर कर नहीं पाती बिकॉज उसे डर लगता है, फियर है आसपास के समाज का, अपनी फैमिली का, या हर एक चीज़ का जो दबाव है उसको। ठीक है, ये जब आ रही है तो दोस्तों के संग बातें करते हुए, हल्के हल्के मुस्कान करते हुए, ज़्यादा मज़े नहीं लेने हैं बस नॉर्मली बिल्कुल सिंपल तरीके से आती है। दूसरी मज़े लेते हुए, कोई देखो लड़का कैसा है ये। और देखना, अब यहीं पे देखना, 3 लड़कियां हैं, एक जो बीच में जा रही है जो इंस्टाग्राम नहीं चलाती, ठीक है, दूसरी साइड में जा रही है जो खचरन है, खचरन मतलब कि जो ये सारी चीज़ें करती है, और थर्ड वो लड़की होगी जो कि अपने मतलब से एरोगेंट है, ठीक है, कि नहीं इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, रूल्स में सब कुछ रखा है। तो एक होगी रूल्स, एक विदाउट रूल्स, और एक होगी जो फ्रीडम चाहती है, बस उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो रूल्स में है। ठीक है, अब जो ये जो लड़की जा रही है, मान के चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज़ करो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं ऐसे अपने मन से कल्पना बना के दे रहा हूँ कि मान लो मैं इनको लेटर्स के नाम दे देता हूँ, SRP। अब जो R है वो इंस्टाग्राम नहीं चलाती, S जो है वो खुली खाली है, वो एक नंबर की इस तरीके से देखो लड़का कैसे है। और जो P है, ठीक है, और जो P है वो मान के चलो वो इस तरीके की है, कुछ नहीं रखा, अपने काम पे ध्यान रखो, ये ब्रिलियंट है, ये इंटेलिजेंट है, चलाती ये भी है, बंदा इसी का भी है, बट ये मुंह नहीं मारती। जो S वाली है वो मुंह मारती है 10 जगह, कहती है ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। अब इनकी टाइम पीरियड देखना, घर जाते हुए रास्ते में तीनों एक संग जा रही है, एक लड़का गुजरा या कोई भी लड़का गुजरा तो S ने कहा वो देख 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 वो देख। अब देखना जो P है वो तुरंत देखती इग्नोर कर देगी, पर जो ये बीच वाली R है ये देखेगी, और जब तक देखेगी तब तक निकल जाएगा, कह रहा मैंने देखा ही नहीं। मतलब इतनी भोली वाली, जैसे कह के गधी। ठीक है, मैं भी ऐसे ही हूँ, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं देख वो देख, तो मैं तब तक देखता हूँ तो मैं निकल गई वो। तो ये मेरे करैक्टर वाले हो गए, ठीक है ना, R वाले। मतलब लड़कों में थोड़े करैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, लड़कों में तरीके चेंज हो जाते हैं। अब एस कॉमन सिमिलरिटी सब में पाई गई क्योंकि ह्यूमन है। SRP तीनों जा रही है घर पे। S जब घर जा रही है तो सीधी बात, सबसे पहले मौका ढूंढेगी ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगी, किसी से ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करेगी घर में। ये सीधा जाके अपना क्या बोलते हैं फ़ोन चलाएगी, खाना पीना उठाएगी और नेस्ती मारेगी और मास्टरबेट करेगी या टॉकिंग करेगी, चैट करेगी। P जो है अपना घर जाती ही सीधा पहली बात खाना खाएगी, सो जाएगी, पढ़ाई करेगी, बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह, और फिर अपने टाइम पीरियड रूटीन पर ही इंस्टाग्राम चलाएगी, अपने बंदे से बात करेगी और उसके संग चुपचाप चैट करेगी, किसी को पता बिना। अब देखो दोनों ने एक चीज़ कॉमन करी है, अपने माँ बाप से, अपने घर से किसी से भी बात नहीं करी, बिकॉज इन्हें फुर्सत ही कहाँ है, कि वो बात करे। पर यहीं R वाली ने देख लेना, R वाली ने घर जाती पहले हांडने चलेगी माँ बाप के पास, मम्मी क्या कर रही हो,
पापा क्या कर रहे हो, ठीक है, पापा कह रहे अभी काम कर रहा हूँ तो जा यहाँ से, तो ये सैड हो जाएगी। इसको चाहिए क्यूरोसिटी, इसको चाहिए कि कोई इसको समझे। यहाँ में मेंटेलिटी समझ में आती है। देखो 3 ही तरह की लड़कियाँ हैं, कहने को तुम 10-20 बताओ, मैं इन 3 में ही पूरा ब्रह्मांड बता दूंगा फीमेल्स का। क्योंकि 3, एक वो जो विथ रूल्स को तोड़ चुकी है, एक वो जो चाहती है रूल्स तोड़ना पर परिस्थिति उसकी ऐसी कि रूल्स में बांध रखा उसे, और तीसरी वो जो रूल्स पे चलना चाहती है, जो रूल्स बनाती है, जिसके आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले बच्चे भी उसी के रूल्स पे, कंट्रोलिंग पे चलेगी कि हम तो ब्रिलियंट थे, हम तो स्पेशलिस्ट थे, तुम भी स्पेशलिस्ट बनोगे, तुम भी उसी लाइन में चलोगे, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है ना। और तीसरे वो जो क्या बोलते हैं, बाहर में जाए माँ बाप, मुझे नहीं है इज्जत, मुझे अपना बंदा पसंद है, बस दैट इज़ द पॉइंट। हाँ ठीक है ना। तो ये, और वो जो बीच वाली है, अब क्या है दुखद बात क्या है, जो ये पी है, पी मतलब कि जो कि तेज है, तरार है, इंटेलिजेंट है, ये शादी के बाद कंट्रोल कर लेगी अपनी लाइफ को अपने अनुसार कंट्रोल करके रखेगी, जिसे कहते हैं अपनी लाइफ को अपने अनुसार पूरा वो मैनेज रख के। और दुखी ये भी रहेगी, ऐसा नहीं दुखी ये भी रहेगी, नहीं रहेगी, दुखी ये भी रहेगी। बात आई एस की। एस ऐसी लड़की है जो कि 10 जगह मुँह मार रही है, वो मार रही है, ये इतनी जल्दी टिकने की नहीं है कहीं भी। ये बिल्कुल इस तरीके की होगी जैसे कि कहते हैं ना कि गलत से शादी कर ली, या क्या बोलते हैं, हमने ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसकी नादानियाँ तक नहीं गई, बचपना अभी तक नहीं गया। जो बीच वाली है आर, वो ऐसी लड़की है, मान के चलो इस तरीके की फीमेल है, यदि उसकी शादी होगी तो वो अपना पति का करती जाएगी, सब कुछ करती रहेगी आराम से। यदि अब उसके मैटर करता है उसके पति पे क्या मैटर करता है, यदि पति अच्छा है तो ज़िंदगी मस्त चलेगी, उसके लिए बिल्कुल ब्रिलियंट ब्राइट लड़की है। और यदि पति गलत है, कंट्रोलर है, या मान के चलो पी कैटेगरी का है, तो इसकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, या तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी घूंघट में इस तरीके से जिएगी जैसे कि कुछ था ही नहीं ज़िंदगी का, या ये होगा कि भाई किसी दिन मर जाए, सुसाइड कर ले, या थक हार के बस बिल्कुल हिम्मत नहीं होएगी कि देखो यही देख लेना, जो पी टाइप की कैटेगरी वाली लड़की है वो तलाक मांगेगी, अगर उसके संग ऐसे कंट्रोलिंग करी गई वो तुरंत अलग हो जाएगी। जो एस टाइप की लड़की है वो नचाने लग जाएगी, नचाने कैसे लग जाएगी, कई मुंह जगह मारने लग जाएगी शादी के बाद भी। बट जो आर टाइप की लड़की ये नहीं कर सकती, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ऐसी, ये शुरुआत से रूल्स में इस तरीके के रूल्स को ब्रेक करने से डरती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर सेक्स का मज़ा लेना इस टाइप की लड़की से ले लेना, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा आपको, ज़्यादा आपका कुछ खोंगा ला कुछ नहीं होने का। जो लोग कहते हैं ना कि फंस जाएंगे, खचरन है, एक बार करने के बाद फिर टपक जाएंगे, नहीं। करेक्टर ऑफ मेंटेलिटी अगर आपने एक बार अंडरस्टैंड कर ली, आप किसी के संग भी सीड्यूस कर लो, सेक्स कर लो, आपको कुछ मतलब नहीं पड़ेगा। बस तो कोई आपको कुछ उखाड़ ही नहीं सकता मैनर जी। बस ये है, वहाँ पे अपने वजूद मत छोड़ना, कभी बच्चा छोड़ दो अपना, क्योंकि फिर वो चीज़ें लौट के आती है। एक फ्रेम ऑफ टाइम पीरियड तक कोई भी एक्शन या एग्जीक्यूट करो, उसका रिएक्शन तुरंत मिल जाएगा। बट कई फ्रेम्स में अगर वर्क कर रहा है, या आपकी स्टेबिलिटी वहाँ स्थिर हो रही है, कुछ ना कुछ प्रभाव बने रह रहे हैं, उसके एक्शंस डायमेंशनली मिलते हैं रिएक्शंस, इसलिए वो नहीं करना। फर्स्ट ऑफली मैटर याद रखना है, अगर आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आपको बना कर रखे, आपको ब्रिलियंट बना के रखे, आप चाहते हो कि मुझे मेरे करेक्टर रिलेटेड मिले, तो आप कंट्रोलिंग वाली लड़की को चुनो, मान लो पी को। यदि आप चाहते हो कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो फ्रीडम हो, बिल्कुल खुली हो, मेरे स्वभाव की हो और मेरे संग वो हो, है ना, और मेरे को कल को कभी भी पीछे छुड़ाना हो तो मैं आसानी से छुड़ा सकूँ, या क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से मैं उससे थोड़ा सा बेहतर रह सकूं, तो आप इस टाइप की लड़की चुनना, मिलेगी। पर यदि आपको ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल गऊ हो, जिसको हर कोई चाहता है, तो आर टाइप की लड़की मिल सकती है। बट अब यहाँ देखना, यहाँ कैटेगरी थोड़ी सी आर टाइप में ये फ़ायदा है, देखो मेरे लिए मेनली आर टाइप क्यों बेटर रखती है,
मैं आर टाइप क्यों कहता हूँ कि आर टाइप, और मैं उसको गधी भी क्यों कह रहा हूँ? ये अपने हक नहीं मांग सकती, ये अपनी फ्रीडम नहीं छोड़ सकती। कल को मान के चलो आपने इसके संग लव करा, आपने कहा चलो भागते हैं, आपको ये नहीं पता चलेगी, अपने माँ बाप को बता देगी, और आपका मही ये इतने डरपोक है, अपने माँ बाप को बता देगी। इससे बढ़िया पी वाली है। आपने लव करा एक बार, खुद रूल्स ब्रोक नहीं करना चाहती, बट आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ जाएगी। एस वाली आपके संग तुरंत भाग जाएगी बिन बताए। पी वाली ऐसी है जो अपने माँ बाप को कहेगी कि भाई ये लड़का मुझसे प्यार करता हूँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। आर वाली ऐसी है जो यूँ कहेगी मैं तो इसे जानती ही नहीं, अब बता। ये फ़र्क पड़ जाता है आर वाली के साथ। आर वाली का बस फ़ायदा यही है, अगर अरेंज मैरिज कर लो तब तो फ़ायदा। लव मैरिज में ये बहुत बहुत ख़राब लड़की है, लव मैरिज के लायक नहीं है ये लड़की, लव मैरिज के लायक नहीं है। और एस टाइप की कैरेक्टर, ये ध्यान रखना, एस टाइप की कैरेक्टर एक जगह नहीं टिकेगी, उसे हर बार कुछ नया चाहिए। यदि आप कुछ नया चाहते हो, आप कुछ ब्रिलियंट चाहते हो, बेहतर चाहते हो, प्रोडक्टिव चाहते हो, तो एस टाइप लो। बट यदि आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हो, यदि आप अपनी जीवन बिल्कुल स्टेबलाइज जीना चाहते हो, आप अपना जीवन बिल्कुल दुनिया में संपन्न चाहते हो, बिल्कुल ऐसा चाहते हो कि भाई मेरे में कोई खामियां नहीं आए, मेरी बीवी बिल्कुल ऐसी हो कि बिल्कुल क्या बोलते हैं हर एक चीज़ संभाल ले ए टू जेड, तो पी टाइप से बेहतर कोई नहीं। आर टाइप का फ़ायदा सिर्फ यही है जब आप अरेंज मैरिज करो, बिकॉज ये करेक्टर वो है जो क्यूरियोसिटी चाहता है। इसको क्यूरियोसिटी सिर्फ आप दे सकते हो यदि आपकी मेंटेलिटी क्यूरियोसिटी देने लायक है। किस्मत अलग अलग होती है, किस्मत अलग अलग होती है। मान के चलो अरे हमें किस्मत क्यों करो, मैं तो किस्मत तो मानता नहीं। किस्मत होती है, मैं मानता इसलिए नहीं क्योंकि लोग अंधविश्वास करते हैं। मैं कहता हूँ केवल विश्वास करो। लोग कहते हैं किस्मत में सब कुछ रखा है, फिर मैं कहता हूँ किस्मत में केवल सब कुछ नहीं रखा। किस्मत है क्या? परिस्थितियाँ, परिस्थितियों को ही किस्मत कह देते हैं। परिस्थिति मतलब जो आने वाली परिस्थिति मेरी बीतेगी वही मेरी किस्मत कहलाती है। इन्वायरमेंट नहीं कह रहा, मैं वातावरण नहीं कह रहा हूँ, मैं परिस्थिति कह रहा हूँ। जो मेरे को आने वाली जगहों पर प्रभाव करेगी वह मेरी किस्मत कहलाएगी। उस प्रभाव से जो मुझे मेरे में फ़र्क आएगा वो मेरी किस्मत है। यदि मेरे संग अच्छा प्रभाव हुआ तो मेरी किस्मत अच्छी, यदि मेरे संग बुरा प्रभाव करा गया, यदि मेरे संग बलात्कार करा गया तो वो मेरी बुरी किस्मत। तो किस्मत निर्धारित आपकी परिस्थितियों पर होती है, आने वाली परिस्थितियों पर, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि परिस्थितियाँ बड़ी निर्भर करती है। हमेशा ध्यान रख लो, आर वाली को चाहिए था फ्रीडम, उसकी आने वाली किस्मत और परिस्थिति क्या होगी। मान के चलो उसकी अरेंज मैरिज होगी ऐसे पति से जो कंट्रोल करना चाहता है मैं चीज़, तो वो घुटेगी। वो कहेगी मैंने अपने माँ बाप की गलत मानी। माई कंट्रोलिंग वाली भी क्या करेगी, कंट्रोलिंग वाली भी ऐसी होगी, शादी कर ली फिर वो अपने माँ बाप को गाली बकती रहेगी पूर्ण जीवन कहेगी उन्होंने मेरी गलत शादी करा दी, उन्होंने मेरी गलत शादी करा दी। तो वो कलेश जो होती है ना कि घर में चंट औरत आ गई, वो कंट्रोलिंग ही होती है, कंट्रोलर वाली औरत होती है, पी टाइप की। कोई वूमेन घर पे जाके मान के चलो बिल्कुल अपने पति का कर रही है, अपने आप रह रही है, फिर भी 10 जगह मुँह मार रही है, तो वो एस टाइप की लड़की होगी। एक लड़की जो मुँह नहीं मार रही पर घर में बंदी रह रही है, दबी रह रही है, पर उसको चाहिए फ्रीडम, और सैड रह रही है, बिल्कुल बोरियतों की तरह काम कर रही है जिसमें कोई मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है। देखो मैं कहना चाहता हूँ कमियाँ हर किसी में, फ़ायदे भी हर किसी में। आप गऊ बीवी ले तो आओ, पर यदि आपके अंदर ठीक है लंडों की वो है ना पर्सनैलिटी, तो उस कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? आप जिस तरीके के ट्रेट दोगे फेवरेबल, आपको उस तरीके का ट्रेट मिलेगा। आपको वाइफ कैसे चाहिए? क्या केवल गऊ चाहिए? शांत जानवर? तो एक डमी ले आओ, उसके संग सेक्स कर लो और छोड़ दो। एक मशीन ले आओ, मशीन के संग काम चल जाएगा। इमोशंस चाहिए होते हैं ना कि समझे, तो वो तब आते हैं जब आप फेवरेबल आउटकम्स देते हो किसी को। फर्स्ट ऑफली दैट इज़ अ पॉइंट। ज़्यादा लंबी इस वीडियो को मैं बताऊँगा नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ 3 टाइप की लड़की होती है। अब इनमें आप किसको कैसे सेड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से हो, मैं नहीं बता दूँ। आर वाली के संग कभी भी लव मैरिज में मत जाओ,
ये काम की नहीं है, रिलेटिवली काम की नहीं है ये। क्यों नहीं है काम की? ये इतनी डंप है कि वाकई आप गए, सारी चीज़ें चली, और सर्कमस्टेंस चली, जब आपने करा मैरिज के लिए, तब इसके माँ बाप फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट हमेशा कहता है फाइनेंस होना ज़रूरी है। यदि आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, संपन्नता है, आपके पास वो है, आप कोशिश कर सकते हो, आप इसको अपने लव में डाल सकते हो कि इसको मज़ा आए। बट जिस दिन मौका मिलेगा आप इसे छोड़ के गए, मान के चलो, सपोज करो वो भाग मिल्खा भाग वाली कहानी में देख रहे थे ना, लव तो हो गया, बट जब 4 साल के लिए फौज में गया, 4 साल के बाद फौज से आया कमांडो मिल्खा, तो लड़की जा चुकी। यही सीन होता है। फिर क्या करोगे? ज़िंदगी भर देवदास बने फिरोगे, तो डेट इज़ अ पॉइंट, हमेशा ध्यान रखो। इसलिए या तो आपके पास सब कुछ हो कि आप इससे अरेंज भी कर सको, और कहने को अरेंज ही कर पाओगे, लव मैरिज नहीं कर पाओगे। आप लव मैरिज करके अरेंज कर लो, देन तो समझ में आता है। तो बेहतर क्या है, आप कोशिश ही तभी करो जब आपके पास पैसा वैसा सब कुछ हो। मैं मोस्टली बता रहा हूँ, अगर आर टाइप चाहिए, आर टाइप वूमेन चाहिए, तो कोशिश ही तब करो जब आपके पास पैसा वैसा सब कुछ हो। और फेवरेबल सबसे बढ़िया कौन सी है? कंट्रोलर वाली। क्यों? फेवरेबल तीनों ही है, कंट्रोलिंग वाली में ही है। आपको मान लो कंट्रोलिंग वाली में है, तो कंट्रोलिंग को आपको फेवर कैसे देना है? देखो, दो ही चीज़ आप पे, आप शेड्यूस करोगे, मैनिपुलेट करोगे, देन आप किसी लड़की को पटा पाओगे। आर वाली के संग आपने सिंपल सी ये कैटेगरी रखी, जब शादी कर ली, आपने जैसा मोटिव दिया, अगर उसको उसकी डिज़ायर्स दी, उसको चाहिए क्यूरियोसिटी, उसको चाहिए वो व्यक्ति जो उसको समझे, जो उसको फ्रीडम दे। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि वो 10 बंदों के संग घूमेगी, वो ऐसा वाली है। फ्रीडम मतलब उसको चाहिए नॉर्मल आज़ादी, उसको ऐसे कंट्रोल नहीं चाहिए जो उसको पूरी लाइफ जीती हुई है वो कंट्रोलिंग में, रूल्स में, ठीक है। तो उसको चाहिए क्यूरियोसिटी कि उसका पति उसको समझे, उसका हस्बैंड उसको समझे। यदि आप समझते हो तो वो हैप्पी रहेगी आपके साथ, वो आपके संग खुश रहेगी। और यदि वो खुश है, तभी आपको अंदर ही इंटायर हैप्पीनेस होगी कि या मेरी वाइफ बेटर है। यदि वो उसी तरीके की, मान के चलो आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो उस हिसाब से ढल जाएगी, वो आपका काम करने लग जाएगी, गऊ की तरह वोट करने लग जाएगी। पर आखिर आपको अपनी सेटिस्फिकेशन दिखेगी, उसकी नहीं दिखेगी। और फिर क्या होगा आखिर में? कि यही होगा कि आपके बच्चे, जिन बच्चों को आप यूँ सोचते हो कि मैं बढ़ाऊँगा, उन बच्चों में आपके प्रकृति, नेचर, वही कोसो फैक्टर लाएगा। कोसो फैक्टर क्या लाएगा? आपको, आप अपनी बच्चियों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए जब विवाह करोगे, तो उनके टाइम पे वही मुसीबतें आएगी जो आपने करी थी। कंट्रोलिंग मेल जो यूँ बड़ा खुले सांड की तरह घूमता है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रकृति इतनी वो है, नंगा करके हड्डियों के रूप में नचा देती है, नंगा करके हड्डियों के रूप में। सारी अकड़ यही की यहीं धरी रह जाती है धरती पे, कितना भी बड़ा खूंखार क्यों ना हो, खाल उखाड़ के नचाती है, खाल उखाड़ के। पॉइंट हमेशा समझ लो, मैन इज़ नॉट वो पर्सन कि जो कंट्रोल करना जानता है। मैन इज़ वो पर्सन है जो योग्य है, व्यवस्थाओं को संभालना जानता है और उन्हें समझना जानता है। मैन वो नहीं है जो क्रूरता करना जानता है। मैन वो है जो चीज़ों को व्याकुल रूप से उचित अनुचित का ज्ञान समझ रखना जानता है। वरना हाई स्टेक ग्राफ इतनी जल्दी गिरते हैं कि टांगे भी नहीं बचती। मिडल ग्राफ बेहतर ग्राफ होता है, क्योंकि उसकी जब पोस्ट बढ़ती है तो उसका अमाउंट डाइवर्सिफाइड बढ़ता है, जो कभी खर्च नहीं होता। तो ये हमेशा ध्यान रखो। जो लोग यूँ सोचते हैं अपनी मेंटेलिटी पे, हम कंट्रोल करेंगे, आज तुम कंट्रोल कर लो, 10-20 साल बाद तुम्हारी जो औलादों के संग रेप करवाऊँगा या कि रेप होगा, उसको तुम यूँ अपनी मेंटेलिटी बना के अपने फांसी के फंदे में ना तुम्हें मैंने चढ़वा दिया, नाम बदल देना। आई एम द नेचुरल फैक्टर ऑफ नेचर हूँ। तो मैं अपनी आइडेंटिटी बता रहा हूँ। रियलिटी में सारे मानव, वो सारे व्यक्तित्व, सारे जीव, सब के सब कहीं ना कहीं पहचान मेरी है, मेरी ही तरह आइडेंटिटी रखते हैं, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो मैं ट्रेड्स बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमेशा ध्यान रखो, आपको जिस तरीके के फेवरेबल आउटकम चाहिए, 3 चीज़ें बहुत निर्भर करती है। आपका इन्वायरमेंट, एक आप, और एक आपकी पूरी
क्या बोलते हैं परिस्थिति या ओवरऑल पूरा सर्कमस्टेंस या पूरा यूनिवर्स मैटर करता है। किस युग में हो, किस टाइम पे हो, किस पीरियड में हो, ये पूरा मैटर करता है। लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपकी वाइफ कोई सी भी आई हो, अगर आपकी वाइफ कंट्रोलर आई है तो उसको ट्रेट कैसे करना है, उसको ट्रेट ये करना है, उसको उसके फेवरेबल आउटकम दो। जब उसके फेवरेबल आउटकम तुम दोगे तो वो तुम्हें देगी, वो तुम्हें तुम्हारे फेवरेबल आउटकम देगी, वह तुम्हें इज्जत देगी, वह तुम्हें समझेगी वो, बट उसकी लिमिट रखो कि वो ओवर लिमिट करेगी, ओवर लिमिट रूल करेगी, तो उसको सारी लिमिट रूल नहीं करने देने। यूँ समझ लो जोड़ू का गुलाम बनना, जोड़ू का गुलाम बनो बट लिमिट के साथ। यदि वो इज्जत जहाँ ना करे वहाँ उसे उतार दो, क्या होगा इससे, वो राइट पैथवे पे चलेगी फर्स्ट ऑफली। ऐसी वो उसका अपोजिट केस एस टाइप। एस टाइप में क्या है, उस पर कंट्रोल रखोगे, उस पर कंट्रोल रखोगे तो वो तरीके से चलेगी, बट उसका फ्रीडम मत छीनना। फ्रीडम छीन दिया तो आपकी ज़िंदगी नर्क कर देगी वो। फ्रीडम दो उसे, फ्रीडम के दो उसे, घूमने का मौका दो खुद के साथ, फ्रीडम दो उसको, बात करने का मौका दो खुद के साथ, औरों के संग भी दो कन्वर्सेशनली। अगर वो अपने कोई दोस्त से भी बात कर रही है तो उससे कभी भी ये मत बोलना कि किस खसम से बात कर रही है, वो बुरा मान जाएगी। डायरेक्ट ट्रिगर नहीं करना, साइकोलॉजिकली ट्रिगर करना है। साइकोलॉजी ट्रिगर मतलब कि पूछो कौन है, मेरी भी बात करो, मेरा तो इंट्रोडक्शन कराओ जरा, है ना। तो इस तरीके से कहोगे तो वो फेवरेबल होगी, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी, एस टाइप वाली, ठीक है। यदि आप इस तरीके से बात करोगे कि चलो मेरा भी तो इंट्रोडक्शन कराओ जरा, ठीक है ना, तो इस तरीके से उसको इसी टाइप का बनना चाहिए क्योंकि वो खुद इस टाइप की है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है। कंट्रोलिंग में भी ये था, आप जब उसको फेवर दे रहे हो, ठीक है, तो वो चाह क्या रही है, चीज़ों को कंट्रोल करना, वो चीज़ों को चाह रही है नियमित चले, रूल्स चले, ठीक है, बट रूल्स ब्रूटल भी हो सकते हैं। तो हमने उसकी लिमिट रख दी, हमने कही कि भाई जहाँ गलत है वहाँ हम नहीं सुनेंगे, तो वो अपने आप उस सर्टन पॉइंट में समझ जाएगी, वो ज़्यादा तहताई नहीं करेगी। परंतु कि यदि आप रूल्स वाली को रूल्स ही नहीं करने दे रहे तो वो धीरे 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 रूल्स थोपने लग जाएगी। थोपने का मतलब है ज़बरदस्ती, जबरन वो करने लग जाएगी, तो वो नहीं करवाना उससे। उसे रूल्स दो कि चलो रूल्स बना रहे हो तुम, रूल्स बनाओ, हमारी ज़िंदगी बढ़िया कर दो, हमारी ज़िंदगी बढ़िया करो, तुम हमें स्टेबल कर रहे हो, स्टेबल करो, हमें पैसा कमाने का साधन दे रहे हो, साधन दो, ठीक है। बट जहाँ सही लगेगा वहाँ तुम्हारी एक्सेप्टेड सारी है, एक्सेप्टेंस सारी है, जहाँ गलत लगेगा वहाँ तुम्हें टोक दिया जाएगा। तुम उसे टोकोगे, टोकने का भी एक तरीका है। तरीका क्या है, वे ऑफ टॉकिंग, टोकने का भी एक तरीका है, स्टॉपिंग का भी एक तरीका है। आपको जब उसे बोलना है कि मान चलो कि भैया आपकी ये बात गलत है, ठीक है, तो आपको मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, डायरेक्ट कह दो आप, मैं ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस चीज़ का रीज़न दे दो डायरेक्ट कि मुझे इस चीज़ का ये फॉल्ट है, ठीक है। तुमने कहा कि बच्चों को क्या बोलते हैं, बच्चों को स्कूल ही जाना चाहिए, राइट, प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। अब उसका रूल्स तो बिल्कुल बढ़िया है। आपने कहा, आपने डायरेक्ट नहीं कहा बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, या क्या बोलते हैं, आपने डायरेक्ट नहीं कहा कि आप डरपोक की तरह यूँ नहीं कि भाई बच्चों की ज़िंदगी उसी के अनुसार चल रही है। आपने कहा थोड़ा मोटा चलता है, एक आधे दिन की छुट्टी चल जाती है। आपने इस तरीके से जब कई वे ऑफ टॉकिंग, तो उसके मेंटलिटी में है। और आपने फिर बच्चों को कहा कि नहीं तो आपको स्कूल नहीं जाना, आज आप मेरे संग चलो, चलो तो हम तुम्हारी मम्मी को भी लेके चले साथ में, तो घूमने पिकनिक का ये बना दिया। अब इससे क्या होगा, ओवरऑल वो थोड़ी तो अनसेटिस्फाइड होगी, थोड़ी गुस्सा होगी, पर रात ही रात में वो खाना भी बढ़िया बनाएगी, सब कुछ बढ़िया बनाएगी। डेट इज़ द पॉइंट। साइकोलॉजिकली ऐसे खेला जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। साइकोलॉजिकली कैसे खेला जाता है, रात में जब आप आए, शुरुआत में तो अनसेटिस्फाइड होगी कि बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, बच्चों की पढ़ाई वो कर रहे, तो गुस्सा करेगी, छोटी छोटी गुस्सा करेगी। रात में आके सब कुछ स्टेबल, और अगले दिन से वापस रूल्स रेगुलेशन चालू। तो ये होती है कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ऐसे ट्रीट करा जाता है। थर्ड वाली के संग सीधी बात क्रिएट का ही है, मतलब वो बीच वाली के संग, आर वाली के संग। आर वाली के संग कैटेगरी है। अब देखो ये आर पी एस मैंने क्या करा, मैंने शुरुआत में बताया पी मतलब कंट्रोलिंग वाली, जो रूल्स पे चलना चाहती है, जो रूल्स को ही सर्वोपरि मानती है, जो दुनिया को ही ये मानती है कि यदि ये काम करोगे तभी आप संपन्न हो। तो इसका फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि ये सिस्टम वो है जो समाजवादी सिस्टम है। दूसरी वो जो एस पूंजीवादी सिस्टम, ठीक है, हाँ, इकोनॉमी का वही IAS की पढ़ाई करा हुआ व्यक्ति हूँ, ठीक है। तो एक पूंजीवादी वो हो गई, ठीक है। पहली बात मैंने इनको देख के नहीं बनाया था, मैंने तो अपने आप से दी थी, ठीक है। और बीच की वो जो साम्यवादी है, साम्यवादी मतलब थोड़ा वो, पर इसका करेक्टर थोड़ा उल्टा है। करेक्टर कैसे उल्टा है कि ससुरी ना तो रूल्स ब्रेक कर सकती,
तो इससे लव करने वाला तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है, इससे लव करने वाला सीन तो है नहीं। ये अरेंज मैरिज वाली है। अरेंज का मतलब ये है माँ बाप ने चुना, विवाह करा दिया, अब इसका अगर पति गंदा आ गया तो ये कुछ नहीं, बस ये डिमोटिवेट रहेगी, दुखी रहेगी, और ये दुखी रहेगी तो आखिर में आके तो आपको भी कभी ना कभी उस दुख का जवाब देना पड़ेगा, या आपके सामने वो बीतेगी, वो प्रकृति नेचर बीतेगा। वहीं जो कॉन्शियसनेस क्या बोलते हैं फेवरेबल में हुआ, तो फेवरेबल में क्या होगा, आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी जाएगी, इससे बढ़िया वाइफ कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, फ़र्क आप पे करता है। वो एक वुमेन थी जो इन्वायरमेंट था, इन्वायरमेंट आपने बढ़िया कर लिया, ठीक है। मान लो सपोज़ करो, मैं थोड़ा और इसको ऑब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। ये तो था कि मैं जेंडर्स वाइज बता रहा था कि फीमेल एंड वो हस्बैंड एंड वाइफ, मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट वाइज बताता हूँ। ऑब्जेक्ट वाइज का मतलब ये है, सपोज़ करो आप हो, आप क्या चाहते हो, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, ठीक है, बट मैं पढ़ाई कर नहीं पाता बिकॉज मैं बैड इन्वायरमेंट है। तो आपने इन्वायरमेंट क्या करा, गुड कर दिया। ये जो गुड इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट तो गुड है, इन्वायरमेंट तो अच्छा है। दो ही तरह के इन्वायरमेंट हो गया, तो गुड इन्वायरमेंट, बैड इन्वायरमेंट। ऐसी दो ही तरह की लड़कियाँ होगी, या तो आप उसके संग क्या बोलते हैं अच्छा करोगे तो वो आपको अच्छा दे रही है, या आपके संग उसके संग बुरा करो तो वो बुरा दे रही है। तो डेट इज द तो फेवरेबल आउटकम। सोचे कि टाइप्स 3 है पर कैटेगरीज 2 है, 2 कैटेगराइज यहाँ पे सेट होएगा उसमें, एक ही वूमेन पे, ठीक है, एक ही टाइप पर, 1 टाइप पे, तो टोटल 6 हो जाते हैं फेवरेबल आउटकम्स 6 हो जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो 6 आउटकम्स हो गए, और फेवरेबल कौन देगी, जो आर वाली है वो दोनों में ही फेवरेबल आउटकम देगी, बट उसका फेवरेबल आउटकम कितना फेवरेबल होगा, या वो फेवरेबल कभी ये ना हो कि आने वाले समय में अनफेवरेबल बन जाए। तो दैट इज़ द पॉइंट। आर वाली में दिक्कत ये है कि जब वो भूल गया मैं थोड़ा सा कि आर वाली में क्या फेक दिक्कत, मैं बात कर रहा था गुड इन्वायरमेंट और बैड इन्वायरमेंट में। मान लो आपने इन्वायरमेंट तो गुड कर लिया, पर आप ही नहीं हो पढ़ने वाले, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी दिखेगी आपकी, क्या आप बुकों में से कुछ भी याद कर पाओगे, कहोगे नहीं। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि लड़की आप कोई सी भी ले आओ, टाइप आप कोई सा भी ले आओ, यदि आप में कैपेबिलिटी है कि आप उसको क्योंकि मैंने पहले कही थी, मैं वो व्यक्ति हूँ, वो जानवर हूँ जो एक वुमेन को ऑब्जेक्ट समझता है, और उस ऑब्जेक्ट को जैसा आउटकम दूंगा वैसा आउटकम प्रेडिक्ट करता हूँ, या वैसा आउटकम ही स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। यदि अच्छा करूँगा तो अच्छा मिलेगा, यदि बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा। यदि उसके अनुसार चेंज नहीं होऊंगा, बेशक उसने मुझे कहा कि अच्छे कपड़े पहनो, अब मैं बिल्कुल अच्छे कपड़े नहीं पहनना, अपने आप को स्टैटिक करके बैठा पड़ा हूँ, तो मुझे आउटकम क्या होगा, अनफेवरेबल मिलेगा। यदि उसने मुझे कुछ कहा कि भाई चेंज हो, अपने आप को करो, कपड़े बढ़िया पहनो, थोड़ी क्वांटिटी मैंने चेंज कर ली, थोड़े लुक पर्सनैलिटी सुधार ली उसके अनुसार, परंतु जब वो सारी ही कह रही कि मेकअप हो तो मैंने कही नहीं, तो लिमिट सेट कर दी कंट्रोलिंग की, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग में ही करा, मान के चलो उस वूमेन ने कहा समाज में अच्छा दिखना होता है, तो ठीक है तरीके से पहन लिए कपड़े, उसने कहा नए कपड़े पहनो, बिल्कुल बेहतर पहनो, तो डांट दिया, स्ट्रिक्टली रूल आउट कर दिया उसको। अब क्या था, उसकी लिमिट सेट हो गई, अब उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। ये लिमिट सेट नहीं करोगे तो फिर नौकर बन जाओगे, तो नौकर नहीं बनना, ना ही क्या बोलते हैं यूँ नहीं कि उस पर कंट्रोल कर लेना है, स्टेबलाइज रहना है, बैलेंस पॉइंट रखना है, ठीक है, लाइफ बैलेंस है, अपने आप में बैलेंस रखना है। तीसरी चीज़ जो आ जाती है, पूरी कंपनी आ जाती है। कंपनी का मतलब ये है ओवरऑल सर्कमस्टेंस। कंपनी में आपके चिल्ड्रंस आ गए, कंपनी में आपका सोशल इन्वायरमेंट आ गया, कंपनी में आपका मान के चलो सारी एक A to Z जो अदर इन्फ्लुएंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, वह सब आ जाएंगे। यहाँ क्या था, इंटरनल फैक्टर था, वाइफ कैसी है, वाइफ का टाइप क्या है, वाइफ क्या कंट्रोलर है, ठीक है। सेकंड फैक्टर मुझ में आ गया कि मेरे को कि मुझे चेंज होना है या स्टेबल होना उसके अनुसार। तो चेंज और स्टेबल दो तरीके मेरे पे पॉइंट्स हैं। यदि मेरे को चेंज होना है मतलब कि मैं उसको फेवरेबल आउटकम देना चाहता हूँ, उसके अनुसार बदलना चाहता हूँ। यदि मैं स्टेबल मतलब कि मैं उसको कुछ चीज़ों में लिमिट रख रहा हूँ, कुछ चीज़ों में तय कर रहा हूँ कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फिर चेंज और फेवर में यहाँ पे अलग अलग, मान लो एस टाइप है तो एस टाइप में क्या हो गया, एस टाइप में सीधा से ये हो गया भाई कि एस टाइप जब वो आ रही है लड़की, उसको चाहिए फ्रीडम, उसको चाहिए उसके अनुसार वो कर सकती है। तो मैं स्टैटिक में यूँ नहीं कि मैं यूँ कहूँगा कि भाई किससे बात कर रही है, नहीं, मैं यूँ कहूँगा मेरा भी तो इंट्रोडक्शन कराओ, ठीक है। तो ये क्या है, चेंज, क्वालिटी ऑफ चेंज, टाइप ऑफ चेंज,
तो जब हम उसके अनुसार बन रहे हैं फेवरेबल, तो हम उसके अनुसार सूटेबल हो जा रहे हैं। एक गुड इन्वायरमेंट में गुड व्यक्ति ही बेहतर पढ़ाई कर सकता है, प्रोडक्टिव बन सकता है, पर एक गुड इन्वायरमेंट में बैड व्यक्ति क्यों नहीं पहुँचा दो, वो उस गुड को भी बैड बना देगा। बैड मतलब अनफेवरेबल आउटकम देने लग जाएगा। दो ही तरह के आउटकम मिलेंगे, फेवरेबल और अनफेवरेबल। यदि फेवरेबल दोगे, फेवरेबल मतलब उसके अनुसार उसको दोगे, देन आपको मिलेगा। पर ज़्यादा फेवरेबल दे दिया तो वो फायदे का नहीं, वो ओवर रूल आउट करेगी। तो ओवर से बेहतर क्या है, उसको लिमिट पे रखना है, उसको अनफेवरेबल में भी रखना है। तो दोनों रखना है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। लाइफ ऐसी ही होती है, सुख दुख दोनों मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्टेबलाइज बैलेंस पॉइंट बनता है। अधिकांश व्यक्ति मूर्ख होते हैं, इसलिए ज़िंदगी में रंडी रोना करते रहते हैं कि हमारी किस्मत में तो कुछ और बनेगी। और ये किस्मत नाम की कुछ परिस्थिति नहीं होती। किस्मत माना कि इन्वायरमेंट मैटर करता है, पर इन्वायरमेंट से ज़्यादा आप पे निर्भर करता है कि आप व्यक्ति कैसे हो। क्या आप अपने आप को चेंज करना जानते हो? क्या आप अपने आप को स्टेबलाइज करना जानते हो? क्या अपने आप को आप चीज़ों को त्यागना जानते हो? देखो, त्याग वाली मैं मनुष्य की कैटेगरी नहीं कहूँगा। क्यों? सामान्य मनुष्य जब उनकी ज़िंदगी बढ़िया चल रही होती है तो वो चीज़ों को त्यागते नहीं है। वो हम जैसे नमूने होते हैं कि ज़िंदगी बढ़िया चल रही है, फिर मन करा कि चलो वनवास में जाके पेड़ के नीचे जाके सुख का आनंद लिया जाए, तो छोड़ो विवाह वगैरह और संसार वगैरह, तो वो अलग बात है, ठीक है ना। वो हम जैसे व्यक्ति होते हैं जो निरंतर रहते हैं पूर्ण जीवन। मैं बात कर रहा हूँ दो ही चीज़ों पे। सामान्य व्यक्ति या तो स्थिर होगा, स्टेबलाइज होगा, या क्या बोलते हैं चेंज होगा अपने आप में, ठीक है। त्याग अलग हो जाता है चेंज से। चेंज का मतलब ये है परिवर्तन, बदलाव। अब किस में बदलाव कर रहे हो ये निर्भर करता है। पर त्याग का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ने का मतलब है संसार छोड़ दिए, ये सारी चीज़ें छोड़ दी, समझ चीज़ों से त्याग होकर अपने अंदर अपने आप में समा जाना, ये होता है त्याग। त्याग वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ आप एम्प्टी हो जाते हो, न्यूट्रल हो जाते हो, कहते हो मुझे नहीं मतलब, ना मुझे इससे मतलब रखना, ना उससे मतलब रखना। और चेंज का मतलब होता है उसके अनुसार मैं बदल सकता हूँ, उसके अनुसार मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, उसके अनुसार मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। तो जब भी उसके अनुसार या मैं अपने आप के अनुसार अपने अनुसार बदल सकता हूँ, तो किसी ना किसी के अनुसार ही बदलूँगा। त्याग का मतलब है इन जितनी भी चीज़ें मुझे अपने से त्याग करना। अपने से त्याग मतलब मैं कोई अपनी जीवन लाइफ जी रहा हूँ, मान लो चाय वाय पीने वाली चीज़ें, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे चेंज होना है। चेंज क्या? चाय से दूध में जाना है। त्याग में ये हो गया कि मुझे चाय छोड़नी है, मुझे नहीं कर पीनी, तो या मुझे अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, तो परिवर्तन का ये हो गया कि मुझे चेंज करनी है। और चीज़ होगी कि भाई मुझे लाइफ जीनी नहीं है, ये त्याग हो गया। तो त्याग थोड़ा और अलग होता है। सामान्य व्यक्ति त्याग नहीं करता। त्याग में वो चीज़ भी आ जाती है कि भाई चीज़ अच्छी खासी चल रही, जीवन बढ़िया चल रहा है। चेंज का मतलब ये है आप स्टेबलाइज करो अपने आप को, बेहतर करो। और बेहतर में चेंज में ये भी है कि धीरे धीरे वो ग्रोथ को डोनेट करने लग जाता है। त्याग का मतलब यह है ग्रोथ भी आ रही है, तो ग्रोथ से मुंह उठ गया तो अब चीज़ें बदल दो, पूर्ण रूप से बदल दो। जब पूर्ण रूप से ओवरऑल इन्वायरमेंट बदल दोगे, ओवरऑल इन्वायरमेंट बदलो, रिच चल रही हो, अमीरी चल रही है, आपने कहा मुझे चेंज होना है, चेंज होना है, मुझे संघर्ष से लेना है, तो आप उस स्टेज में भी रहकर संघर्ष कर सकते हो। चेंज का ये मतलब है। बट त्याग का मतलब ये है मैं सारी संपत्ति छोड़ के वनवास रहने जा रहा, मतलब मैंने अपनी पूर्ण परिस्थिति ही बदल दी। SRT मैं और बता दूँ, आर वाली कैटेगरीज में। आर वाला वही गुड इन्वायरमेंट है जो ओवरऑल फेवरेबल आउटकम देगा। बट ये फेवरेबल आउटकम देखो, जो पी वाली है, पी वाली वो बैड इन्वायरमेंट है जिसको आपको गुड बनाना आना चाहिए अपने अनुसार। एस वाली वो गुड इन्वायरमेंट है जो कि यदि आपने उसको गलत तरीके से ट्रीट करा तो वो बैड इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो जो ये एस और पी है, ये गुड और बैड दोनों इन्वायरमेंट है, बहुत इन्वायरमेंट है। बट जो आर वाली है वो गुड इन्वायरमेंट है। अब इस गुड इन्वायरमेंट में तभी फ़ायदा है जब आप उसके अनुसार गुड हो। यदि आप बैड हो गए तो वो इन्वायरमेंट रिटर्न कैसे देगा? अनफेवरेबल देगा। अनफेवरेबल मतलब देगा तो फेवरेबल, बट जो नेचर है, नेचर चाहती है बैलेंस। अब नेचर मान के चलो आप फेवरेबल आउटकम दे रहे हो तो आपको फेवरेबल मिल रहा है, नेचर ने कहा बैलेंस है। मैंने कही थी रूल्स दो तरीके से चलते हैं कि नियमों के अंदर रूल्स ऐसे चलते हैं, आपने अच्छा करा तो अच्छा मिला, बुरा करा तो बुरा मिला। अब इसका भी डायमेंशनली अपर में हो जाता है कि उल्टा केस होता है, ठीक है ना। बट और केसेस में सुनो, यदि इन्वायरमेंट से बाहर हो, सोसाइटी से बाहर हो, या किसी भी प्रकृति से बाहर हो, तो केस क्या होगा? सही करा तो उल्टा मिला, उल्टा करा तो सही मिला। तो ये नेचुरल कोर्स आ जाता है, ठीक है। नेचर का प्रभाव मिल जाता है, हमें कुछ ना कुछ फ़र्क मिल जाता है। एस आर में ही हूँ, आर में दोनों टाइप फेवरेबल मिल रहा है। अब प्रकृति का चाहती फेवरेबल, रूल्स के अंदर आप फेवरेबल आउटकम दे रहे हो, फेवरेबल मिल रहा है, ठीक है, ओके। रूल्स के आप अंदर आप अनफेवरेबल आउटकम ले रहे हो, फेवरेबल मिल रहा है। रूल्स कह रहे हैं एक ही पोजीशन में, एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही सर्कमस्टेंस पे, यहाँ कोई सीक्वेंस कैसे नहीं बना, या तो दो चीज़ें विरोध होगी,
एक ही संग दो चीज़ें लाए करना मतलब ये इमेजिनरी है, ये हकीकत नहीं। तो इसे बैलेंस बनाओ, इसे पॉइंट बनाओ, इसे लाए दो, लाइन पे कोऑर्डिनेट करो। देन नेचर क्या करेगी, इन्वायरमेंट को डायमेंशनली बोल देगी, मतलब टाइम जब बीतेगा आने वाले समय में, ये जो आपने अनफेवरेबल आउटकम्स दिया इसका आपको भुगतान देना पड़ेगा। आज नहीं अगले जन्म में देना पड़ेगा, अगले जन्म में नहीं। अब अगला जन्म तो हर कोई यूँ कह देता है कि क्या बोलते हैं, अगला जन्म तो हर कोई कह देता है अगले जन्म में देखेगी। फिर क्यों रंडी रोना करते हो, क्यों करते हो? दैट इज़ द पॉइंट। तो इसलिए नेचर ने जब इन चीज़ों को देखा तब बहुत चीज़ें समझ गई और वो कह रही इसी जन्म में मैं उसको सारा कुछ दे दूँगी, मैं उसी सर्कमस्टेंस में उसे सारा कुछ दे दूँगी। बस उसके मन को ऐसा लगेगा कि उसको कुछ हुआ नहीं है, मिल उसको उसी समय जाएगा। जब भी आप कुछ बुरा करोगे आपको उसी टाइम तुरंत मिल जाएगा। डैट इज़ द कॉज। ये एक फैक्टर है कि आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा, बस आप उसको समझ नहीं पाओगे। या तो धंधे में कुछ वो हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कुछ भी तरीके से परिवर्तन वहीं हो जाएगा एक्यूरेटली, क्योंकि नेचर समझ गई। ये मानव इतनी गंदी जाति है जो कहती है अगले जन्म का अगले जन्म में देखी जाएगी। फिर जब अगले जन्म में आती है तो कहती है मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा कि हर जगह मेरा संघर्ष ही लिखा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं इसी लाइफ में इसी मेंटलिटी के हिसाब से तुम्हारी सारी चीज़ें रख देती। यदि जीवन में जवानी में सुख लोगे तो बुढ़ापे में दुख लोगे, यदि बुढ़ापे में सुख लोगे तो जवानी में दुख लिया होगा। क्या है एक ही दी, बट समझने वाले समझ जाएंगे किस तरीके से मैं वे ऑफ टॉकिंग बात कर रहा हूँ। अभी तो मैंने दो बताए कि भाई या तो आप पे निर्भर करता है आपका टाइप कौन सा है, फर्स्ट ऑफली ये निर्भर करेगा। सेकंड, आप क्या उसको फेवरेबल और अनफेवरेबल देना जानते हैं, क्या आप अपने आप को चेंज करना जानते हैं, क्या आप मानव सभ्यताओं में कलंक तो नहीं है कि वो कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि मानव सभ्यता में अधिकतर व्यक्ति कलंक ही होते हैं, सबूत तो केवल इक्का दुक्का ही निकलता है, ठीक है। या और तीसरी चीज़, आपकी ओवरऑल परिस्थिति, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, आपके चिल्ड्रंस, आप दोनों के फेवरेबल्स के बाद कैसे निकलेंगे उनकी गणनाएं करना महत्व रखती है। दोनों माँ बाप, एक माँ बाप, माँ कंट्रोलिंग थी, बाप जो माँ की बातें मानता, बाप जो माँ की बातें मानता ठीक था। धीरे 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 पीढ़ी बीती, बच्चे आए, बच्चों ने क्या करा, अपनी बीवियों के संग गलत करने लग गए। एक बच्चा जेल में फंस गया, एक बच्चा क्या बोलते हैं मारा गया, एक बच्चे को फांसी हो गई। क्या था समाधान? चरित्र दिखावटे से पैदा होता है। मैंने कहा ना प्रीवियस जनरेशन, जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो चेंज होगी, इन्फ्लुएंस होगी, वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से होगी। प्रीवियस जनरेशन जो चीज़ें कर रही होगी वो उस चीज़ से उलट करेगी। उलट का मतलब है रूल्स ब्रेक करेगी, और रूल्स ब्रेक होना ही, मैंने कहा था तीन ही चीज़ें होगी। फर्स्ट, रूल्स ब्रेक हो गए, देन रूल्स क्रिएट हो गए, एंड देन रूल्स स्टेबलाइज हो गए, रूल्स चलेंगे। रूल्स ब्रेक वो त्याग वाली ही अवस्था है कि चीज़ें त्याग होगी, देन चेंज होगी, और देन स्टेबल होगी, स्टेट स्थिर होगी। तो चेंज में न्यू आ जाता है, कुछ न्यू होगा, डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा। इस त्याग में ब्रेक होगी, जो पुराने रूल्स चल रहे थे वो टूटेंगे कभी ना कभी, और टूटने के बाद ही चेंज होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन के बाद ही स्थिरता आएगी, और फिर वापस क्या होगा, त्याग। ये प्रणालियाँ चलती है। इसका समाधान साफ साफ देख सकते हो। बाप ने संघर्ष करा, सब कुछ कमाया, बेटे ने, यदि बाप ने बहुत कुछ कमा लिया, अंधा पैसा कमा लिया, तो बेटा उनको उड़ाएगा ही उड़ाएगा, बिकॉज उसको दिख रहा है कि कमाने का कोई फ़ायदा नहीं। या बेटे ने वो चीज़ें नहीं देखी कि ठोकरें खाई कैसे जाती है, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन नेचर है उसके अंदर, नेचर है तो दिखेगा उसके अंदर, प्रकृति दिखेगी, धीरे धीरे वो दिखेगी। प्रकृति एक सीक्वेंस में दोहराती है अपने आप को, लॉजिकली दोहराती है, इसलिए रूप बदल जाते हैं केवल, पर चीज़ें वही दोहराती है, एक समान पैटर्न दोहराता है, सेम पैटर्न दोहराता है, बस रूप बदल जाता है। रूप क्यों बदला? क्योंकि लॉजिकल डायमेंशन है, डायमेंशन कंटिन्यू हो रहा है, बट लॉजिक के चक्कर में वो रूप बदल ले रहा है, अपना रूप बदल ले रहा है। तो जहाँ बाप को ही होना चाहिए था, माई बेटा उसकी जगह कार्य करेगा, और फिर क्या होगा, चेंज। ये चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी चीज़ें मैंने बताई एस पी आर। यदि आप किसी को सीड्यूस कर रहे हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप किसको लीड कर सकते हो?
आप लीड कर सकते हो एस टाइप की कैटेगरी को। एस टाइप का मतलब कि आप उसके संग जैसे फेवरेबल आउटकम दोगे, मैंने बताई कि ज़िंदगी आप पर निर्भर करती है, आप अपनी ज़िंदगी बनाना कैसे चाहते हैं। ये विधाता ने आपके हाथ में कलम दे रखी है, अब जैसे ट्रेड्स दोगे वैसा आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो विधाता ने लिख रखा है आप अपनी ज़िंदगी खुद लिखो, खुद बनाओ, मैं इतना वो नहीं रखता। बस एक चीज़ ध्यान रखना, बैलेंस पॉइंट हर जगह चलता है, तो सुख सुख लिख के यूँ मत सोचना कि दुख नहीं मिलेगा, दुख ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो विधाता ने कुछ नियम बना रखे, वो नियम ना तो आप तोड़ सकते ना स्वयं विधाता तोड़ सकता, बिकॉज वो नियम कोई गलत नहीं है। वो नियम आज से भी नहीं, धरती बनने से भी नहीं, और प्रथम सूर्य बनने से भी नहीं, उससे पहले से चलते आ रहे जब से ब्रह्मांड भी नहीं बना। क्योंकि विधाता अपनी ही तत्व को, अपने प्रकाशित तत्व को, अपने प्रथम रूपक को उसी नियमों के रूप में दिखा रखा है। और उसका प्रथम रूप बेशक कितना भी नार के रूप में आ जाए, कितना भी बदल जाए, परंतु प्रथम रूप या आत्मा समान रहती है, शरीर की सिर्फ काया बदलती है। ये रंग धूप में जाके काला हो सकता है, तो छाया में जाके सफ़ेद हो सकता है, परंतु इसके अंदर का व्यक्तित्व समान रहेगा, उसमें कोई काला गोरापन नहीं आएगा। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। मैं वो जो बात बता रहा हूँ जो इस ब्रह्मांड से पड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यदि किसी से मैरिज करनी है, यदि आपके पास पैसा है, दौलत है, सम्मान है, और आपको चाहिए कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कंट्रोलिंग करे, मुझ में कंट्रोलिंग करे। मैं कंट्रोलिंग क्यों कहता हूँ? कंट्रोलिंग लड़की इतनी फ़ायदे की है, आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल बना देगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी सक्सेसफुल बना देगी, आपके बच्चों को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। एस टाइप की कैटेगरी ऐसी है कि आपके बच्चे हांडे के दस जगह संघर्ष के लिए बर्बाद कर देगी। और आर्ट टाइप की कैटेगरी ऐसी है कि आपके बच्चे बेवकूफ़ पैदा हो गए, इंटेलिजेंट हो ही गई नहीं, बिकॉज वो हर चीज़ के लिए तो हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बाबू, हाय मेरा सोना। अब जब बाबू सोना करोगे तुम बच्चे को, तो बच्चे का IQ कहाँ से बढ़ेगा? ज़िंदगी में संघर्ष भी चाहिए, तो ज़िंदगी में फेवरेबल आउटकम भी चाहिए, सुख भी चाहिए, सुख दुख दोनों चाहिए। कंट्रोलर दुख देता है तो ज़िंदगी सुख में अपने आप बन जाती है। एस टाइप का कैटेगरी क्या देता है? व्यक्ति को, बच्चों को अपने आज़ादी देता है, खुलापन देता है, पर वो थोड़ा दुख भी रखता है। वहीं आर्ट टाइप की कैटेगरी सुख ही सुख दे रही है, बिकॉज क्योंकि उसको खुद को सुख नहीं मिला कभी भी, या मिला भी तो क्यूरोसिटी। तो क्या हुआ? अब मैं कह रहा था कि मैं खुद एक आर्ट टाइप का व्यक्ति हूँ, पर्सन हूँ, तो क्या मैं अपने बच्चों को सुख दूंगा? नहीं, क्योंकि मैंने संघर्ष ले रखा है, संघर्ष जीत रखा है, गरीब हूँ मैं, तो इसलिए गरीब हूँ। और फिर मेरी मेंटेलिटी अलग है। मेरी मेंटेलिटी है घूमन दो, खुदारन दो। तो मैं कंट्रोलर भी हूँ, एक साथ में मैं कंट्रोलर भी हूँ, मैं खुलेपन वाला व्यक्ति भी हूँ, तो मैं तीनों कैटेगरी रखता हूँ। तो मेरी बात मत करो अलग, मैं तो वो राइटर हूँ जिसने इन तीनों को बनाया, तो मेरी क्यों बात करो? मैंने कहा ना, चौथी चीज़ वो होती है जो पूरा ही होती है। एक हो गया फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, ठीक है। इन तीनों को मिला के चौथा डायमेंशन बन जाता है, फोर्थ डायमेंशन। तो वो फोर्थ डायमेंशन का रूल चलता है, वो फोर्थ डायमेंशन मैं ही कहलाता हूँ, ठीक है। ग्लोब्यूल, धरती, पूरा, वो फोर्थ डायमेंशन कहला जाती है, जिसके अंदर तीनों डायमेंशंस आ जाते हैं। पांचवा डायमेंशन जहाँ टाइम बैंड होकर एनर्जी फट से भागती है, वो जो एनर्जी की इंटेंसिटी बढ़ती है, वो फिफ्थ डायमेंशन पर बढ़ती है। सिक्स डायमेंशन जहाँ पे लेयर्स बाय लेयर्स जंप पे जंप होती है साउंड की, ठीक है। जैसे साउंड फैला हुआ है सारी जगह, आवाज़ ध्वनि हर जगह है, सुनाई नहीं देती। तो जब अलग अलग लेवल्स पे जाके सुनते हैं, ध्यान की अवस्थाओं पे जाते हैं, तो वो छठे डायमेंशंस पर आती है। ऐसे 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऊर्जा चलती है अपने वास्तविक रूप में, बिंदु के रूप में, शू करके एक फॉर्म से दूसरे लिविंग बीइंग में जाती है। जैसे सोल जाती है, तो सोल 11वें तत्व में जाती है। इसलिए ध्यान रखना, शिव के 11 रुद्र रूप को ज़्यादा प्रकट भी करा जाता है, क्योंकि 11 डायमेंशंस हो जाते हैं। और वैसे डायमेंशंस कितने हैं? बहुत ज़्यादा है, 1,64,000 ऐसे कुछ, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे गणना इतनी याद नहीं है कि क्या है।